हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास हमारी रहनी है सिर्फ 30 मिनट की क्लास, क्योंकि आज हमने सिर्फ 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी के मॉक टेस्ट को, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 30 MCQs लेकर कर आई हूँ और हमने टारगेट रखना है कि इन 30 MCQs को हमने 30 मिनट में कवर करना है। ठीक है, आपने देखना है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, so this is basically to evaluate your performance and your practice that is going till date. Okay, so let's just begin the class. and also ये MCQs जो हैं ये बिगिनर लेवल के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल तक रहेंगे। अगली क्लास में हम थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी चेक करते हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं एंड डू लेट मी नो कि आपने आउट ऑफ 30 कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, एजर्शन रीजन है। एजर्शन बोल रही है अ ट्रायल बैलेंस कैन अग्री इवन इफ देयर आर एरर्स इन द बुक। रीजन बोल रहा है सम एरर्स अफेक्ट बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वली। अब देखो, असर्शन ये बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस कैन अग्री इवन इफ देयर आर एरर्स इन द बुक। ट्रायल बैलेंस तब भी अग्री कर जाएगा भले ही बुक्स में एरर हो। और रीज़न बोल रहा है कि कुछ एरर्स दोनों के डेबिट और क्रेडिट के इक्वल होने को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम। ओके, सो देखो, ये जो एजर्शन है ये बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये चेक करता है कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इक्वल। ठीक है, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को डिटेक्ट नहीं करता। और जो रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो दोनों साइड्स को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन या कंपनसेटिंग एरर। सो इन केस में क्या है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल रहते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस पर भी अग्री कर जाता है। ठीक है, सो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है ना, मेरे को सही सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मुझे एट द एंड यू हैव टू टेल मी आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अपने अपने स्कोर कमेंट डाउन कर लेने से क्या है कि हमें पता चलता रहता है कि सबके स्कोर्स क्या चल रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस कितनी हमने और एज करनी है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वॉयलेट्स द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये गिवन ट्रांजेक्शन्स में से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को कौन सी ट्रांजेक्शन वॉयलेट कर रही है। ओनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश, ओनर विड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल कैश, बिजनेस पेइंग ओनर्स पर्सनल इनकम टैक्स या बिजनेस परचेजिंग मशीनरी। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, सोच लिया आपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटीज़ माना जाता है, मतलब बिजनेस का पैसा अलग और ओनर का पैसा अलग। ठीक है, अब ऑप्शन ए बोल रहा था कि ओनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश। सो देखो ये बिल्कुल वैलिड ट्रांजैक्शन है। ओनर पैसा ला रहा है बिजनेस में, इसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कोई वॉयलेशन नहीं हो रही है। बी बोल रहा है ओनर विड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। सो इसको हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सो अकाउंटिंग में प्रॉपरली शो किया जाता है, तो ये भी कोई वॉयलेशन नहीं है। डी बोल रहा था बिजनेस परचेजिंग मशीनरी। सो ये भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई वॉयलेशन नहीं है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिजनेस पेइंग ओनर्स पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पे दिक्कत है, ओनर का पर्सनल इनकम टैक्स बिजनेस क्यों पे करेगा, ये तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का तो नहीं है। अगर बिजनेस पे करता है तो पर्सनल और बिजनेस फंड्स मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो ये डायरेक्टली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को वॉयलेट कर रहा है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, चलिए अब फिलअप्स वाला क्वेश्चन है। व्हेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इट रिजल्ट्स इन डैश ऑफ प्रॉफिट। बताओ अब क्या होगा जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हो, तो प्रॉफिट्स में क्या चेंज आएगा। सोच लिया क्या आंसर होगा इसका। ओके, देखो
क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेवेन्यू को आपने कैपिटल के हिस्से में डाल दिया, मतलब जो एक्सपेंस एक्चुअली रेवेन्यू नेचर का था, जैसे रिपेयर, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसे गलती से एसेट बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, इससे प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन अगर उसको कैपिटल बना दिया तो वो बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा और P&L में एक्सपेंस कम शो होगा। रिजल्ट क्या होगा कि एक्सपेंस कम दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ओवर स्टेटेड। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फोर्थ में हमें पूछ रहे हैं इफ़ अ परचेज ऑफ 5000 इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेजेस अकाउंट एंड ऑल्सो टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर्स अकाउंट, ट्रायल बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा? डिसअग्री हो जाएगा, अग्री हो जाएगा, डेबिट ज़्यादा दिखेगा या क्रेडिट ज़्यादा दिखेगा? सोच लो क्या इसका आंसर होगा। देखो, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या है, आपने 5000 के गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, है ना, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, है ना। 5,000 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट बैलेंस हो गया। पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गड़बड़ क्या हुआ कि परचेज को गलती से इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेस, क्रेडिट साइड में डाल दिया और सप्लायर को भी क्रेडिट कर दिया, मतलब दोनों साइड ही आपने क्रेडिट में कर दिया। अब देखो, डेबिट में जो है वो 5,000 आना चाहिए था, है ना, नहीं आया। क्रेडिट में 5,000 एक्स्ट्रा आ गया, ये 5 तो आना ही चाहिए था, 5 और आ गया एक्स्ट्रा। मैथमेटिकली क्या हुआ, डेबिट 5,000 से कम हो गया, क्रेडिट 5,000 से ज़्यादा हो गया, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 10,000 का डिफरेंस हो गया ना। 5,000 का डेबिट मिसिंग था वो, और 5,000 का क्रेडिट जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया वो। सो इसलिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड एक्सेस शो करेगा, है ना। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 में बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो, सो डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं होती। जब एसेट खरीदा था तब कैश गया था, डेप्रिसिएशन सिर्फ उस कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, रीज़न ने बोल दिया कि ये कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है हम जब डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो बस अकाउंटिंग एंट्री होती है कि कैश पर कैश कहीं पे मूव नहीं होता है ना। आप कनेक्शन देख लो, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, मतलब रीज़न असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो सही आंसर हमारा जो रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ 6 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है ना जो एसेट क्रिएट करे या एसेट की लाइफ को इंक्रीज करे या अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए। अब ज़रा हमें जो ऑप्शंस दिए इन्हें हम एनालाइज करते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा था मेजर ओवरहॉल ऑफ मशीनरी इंक्रीजेज लाइफ। सो अगर मशीनरी की लाइफ बढ़ रही है तो ये एसेट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। याद रखना, आपको पूछा है कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, बी बोल रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग भी एक फिक्स्ड एसेट है, तो ये तो क्लियरली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस फॉर एक्वायरिंग लैंड, लैंड लेने के लिए जो लीगल कॉस्ट लगेगी वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन डी हमें बोल रहा है वाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस। सो वाइट वॉशिंग सिर्फ मेंटेनेंस है, इससे एसेट की लाइफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होती, ये जस्ट एक नॉर्मल अपकीप है, ये रूटीन एक्सपेंस है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नहीं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 7th बोल रहा है कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स विच डैश ईच अदर। सो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट कैंसल ईच अदर। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है दो या ज़्यादा एरर्स जो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वली रह जाता है, मतलब दोनों एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस अग्री कर सकती है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नाउ
8 पूछ रहा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इट विल इफेक्ट व्हाट। देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओमिट कर दिया आपने ट्रायल बैलेंस से तो क्या होगा। देखो, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है और बैलेंस शीट में एसेट के फॉर्म में शो होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओमिट हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट कम हो जाएगी, मतलब दोनों जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सही आंसर है बोथ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों पे असर पड़ेगा। नाउ assertion बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही। मान लो सैलरी 10,000 है और 2,000 उसमें से आउटस्टैंडिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 का एक्सपेंस शो करेंगे ना हम लोग। तो यही बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट से। रीज़न बोल रहा है दे रिलेट टू करेंट अकाउंटिंग पीरियड बट रिमेन अनपेड। ये भी बिल्कुल सही है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ही होता है कि एक्सपेंस हो चुका है पर पेमेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है। अब कनेक्शन इन दोनों में क्या है, क्योंकि वो करंट पीरियड का एक्सपेंस है इसलिए मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको करंट ईयर में ही इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए रीज़न एजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपके पास, ठीक है। एक चीज़ का याद रखना, एजर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको एजर्शन भी स्टेटमेंट सही हो, रीज़न भी सही हो, बट रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन ना कर रहा हो और आप गलती से ए बी की जगह ए को करेक्ट कर दें, टिक कर दें, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में तालमेल भी होना चाहिए, वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए, ठीक है। दोनों सही ही हैं बोथ ए एंड बी के केस में। सो एग्ज़ाम के टाइम पे इस चीज़ में थोड़ा आपने ध्यान रखना है। नाउ 10th में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट। कौन सा एरर जो है प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं डालेगा। ज़रा पढ़ते हैं हम सारे ऑप्शंस को। ए बोल रहा था सेल ऑफ एसेट्स ट्रीटेड एज सेल्स। सो ये गलत क्लासिफिकेशन हो गई, आपने एसेट को बेचा और सेल्स के अंडर डाल दिया आपने। इससे क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगा और प्रॉफिट आपका इन्फ्लेट होगा, तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। आपको क्वेश्चन में पूछा है जो ना अफेक्ट करे प्रॉफिट को वो बताना है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है सही आंसर। बी बोल रहा है ओमिशन ऑफ परचेजेस। सो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मतलब एक्सपेंस कम शो होगा और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट आपका अफेक्ट हो रहा है। वेजेस ट्रीटेड एज मशीनरी। वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंस था, अगर आपने उसको मशीनरी बना दिया तो एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है ना। फिर उसके बाद आप देखो ऑप्शन नंबर डी, ये बोल रहे हैं ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड नहीं की तो एक्सपेंस आपका कम शो होगा और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सो ये भी बेसिकली प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो टेक्निकली देखें तो सारे ऑप्शन जो है प्रॉफिट को अफेक्ट कर ही रहे हैं इसमें, ठीक है। नाउ 11th में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ हाउ मेनी इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 इफेक्ट, ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता ही है, अब आप लोगों ने हज़ारों बार एक पढ़ लिया है। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। सो 2 इफेक्ट सही रहेगा इसका आंसर। अ बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड विल रिजल्ट इन व्हाट। अब पहले सिचुएशन को समझो। बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, हमें पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो डिसऑनर हो गया मतलब पैसा नहीं मिलेगा, तो करेक्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम इसे कि बिल रिसीवेबल को हम कैंसिल कर देंगे और डेटर को हम दोबारा डेबिट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसऑनर तो हो गया है ना, एंड नॉट रिकॉर्डेड, आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब बुक्स में अभी भी बिल रिसीवेबल एसेट्स के रूप में ज़िंदा है, जबकि एक्चुअल में पैसा मिलना अभी फ़िलहाल डाउटफुल है। तो एसेट्स ज़्यादा शो हो रही हैं, है ना। तो इसीलिए इसका क्या असर होगा, इसका असर होगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ एजर्शन बोल रही है प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटीज़। देखो प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न बनाया जाता है नॉन लायबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेड लॉस के लिए। अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं होता बट लायबिलिटी सर्टेन होती है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के केस में, है ना। तो एजर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न बोल रहे हैं रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन।
अब रिजर्व क्या होता है? रिजर्व बनाया जाता है प्रॉफिट में से फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन ध्यान दो, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? अभी जो मैं आपको बात बता रही थी, बातें दोनों सही हैं पर इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स दे रखे हैं, है ना। तो इसीलिए हैं तो दोनों के दोनों ट्रू, बट कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, नाउ 14th में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट। बताओ कौन सी होगी फिक्टिशियस एसेट। इस टॉपिक पे हमने बहुत बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। देखो, फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअली रियल एसेट्स नहीं होती, ये फ्यूचर बेनिफिट नहीं देती, सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती हैं। ठीक है, अब ज़रा गुडविल देखो, गुडविल इनटेंजिबल एसेट है बट रियल एसेट कैटेगरी में आती है ये, है ना। तो ये फिक्टिशियस नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी फॉर्मेशन में जो इनिशियली एक्सपेंस थे तो ये वही होते हैं। सो ये एक्चुअल एसेट्स नहीं होते, सिर्फ टेम्परली बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। सो बेसिकली ये फिक्टिशियस एसेट है। बाकी डेटर तो है ही करेंट एसेट और इन्वेस्टमेंट भी रियल एसेट है। ठीक है, सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 15th में पूछ रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज शोन एज डैश इन बैलेंस शीट। देखो, एडवांस में इनकम रिसीव हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा मिल गया लेकिन सर्विस या गुड्स अभी प्रोवाइड नहीं किए, मतलब अर्निंग अभी हुई नहीं। अकाउंटिंग रूल क्या कहता है कि इनकम तब रिकॉर्ड की जाएगी जब अर्न हो। तो अभी तो पैसा जो मिला है वो एक्चुअल बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में अभी आपने काम उसके लिए करना है, इसलिए बैलेंस शीट में इसको हम क्या शो करेंगे? एज अ लायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। 16th में बोल रहे हैं इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट विल बी व्हाट। देखो, डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की कॉस्ट का सिस्टमेटिक एलोकेशन। ये तो एक एक्सपेंस है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया तो क्या होगा? एक्सपेंस कम शो होगा। एक्सपेंस कम मतलब प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है। मैथमेटिकली लेस एक्सपेंस मीन्स हायर प्रॉफिट, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड, ऑप्शन नंबर बी। नाउ 17th में पूछ रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट इंश्योर्स करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मैचिंग कंसेप्ट ये ध्यान देता है कि प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट हो। रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड्स आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड्स। एक उस साल के रेवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच किया जाता है। अब आप मुझे बताओ ये सही है कि नहीं है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 17th का आंसर क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, अगर कोई मिस्टेक होती है फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। नाउ 18th पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ओनली बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा सिर्फ बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है? देखो, सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। सो ये तो P&L में भी जाता है क्योंकि एक्सपेंस है। बैलेंस शीट में भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो दोनों अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। बी बोल रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो ये भी P&L में एज एन एक्सपेंस शो होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ऐड होता है, ये भी दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आए ड्राइंग। सो ड्राइंग है ओनर का विड्रॉल, ये कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है बैलेंस शीट में। P&L में ये नहीं जाता, ये सिर्फ बैलेंस शीट को ही अफेक्ट करता है, तो सही आंसर यही रहेगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे होती है इनकम, डेबिट में होते हैं एक्सपेंस। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट ज़्यादा होती तो लॉस होता है ना। तो इसलिए फिलहाल सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? प्रॉफिट। ओके, इफ़ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बुक्स इट इज़ कॉल्ड व्हाट। आपने ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गए हो तो क्या होगा? इसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, नाउ 21 में क्या बोल रहे हैं हमें? लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल। ठीक है, लेजर कब बन रहा है? जर्नल के बाद। बिल्कुल सही, सही बात है। लेजर बाद में बनता है, पहले हम एंट्री करते हैं उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं। लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री।
सो ये भी सही है। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन का फाइनल क्लासिफिकेशन यही होता है। सो जर्नल सिर्फ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करता है, लेजर जो है अकाउंट वाइज उसे रिकॉर्ड देता रहता है। अब ज़रा हम देखते हैं इनके बीच में कनेक्शन क्या है। देखो लेजर जर्नल के बाद क्यों बनता है, क्योंकि जर्नल से ही लेजर में पोस्टिंग होती है, इसलिए यहाँ पे रीज़न एजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है। तो सही आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ 22 क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इनमें से गिवन ट्रांजेक्शन्स में से कौन सी आपकी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करेगी। तो ज़रा एक बार वर्किंग कैपिटल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही है, ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ज़रा हम एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आप मशीनरी खरीद रहे हो कैश से, तो यहाँ पे मशीनरी आपकी है फिक्स्ड एसेट, कैश है आपकी करंट एसेट। तो आपकी कैश यहाँ पर कम हो रही है ना, तो वर्किंग कैपिटल को ये कैश आपके करंट एसेट है, तो करंट एसेट कम होने से आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ इंक्रीज पूछ रहे थे। बी पे बोल रहे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो कैश दे रहे हो आप, करंट एसेट है, वो करंट एसेट कम हो गई, और लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म की थी वो ये करंट की तो थी नहीं, तो अगेन वही सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर आपका फिर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। फिर बोल रहे हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आपने सामान बेचा है, उधार पे बेचा है, तो आपके डेटर्स बढ़ गए और स्टॉक आपका कम हुआ, करंट एसेट्स आपके कम हो गए। तो नॉर्मली सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होती है कॉस्ट से, इसलिए करंट एसेट्स नेट इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड ये हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ 23 में बोल रहे हैं द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज़ नोन एज व्हाट। सो देखो ये डेफिनेशन डायरेक्ट थ्योरी वाली है। सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एसेट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करना है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, एमोर्टाइजेशन किसे कहते थे, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है इसको। ठीक है, और प्रोविजन ये हमें पता है एक्सपेक्टेड लॉस या लायबिलिटी के लिए इसे यूज़ करते हैं, और डिप्लीशन ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए। नाउ 24 क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं इफ़ कैपिटल इज़ ओवर स्टेटेड इट मे बी ड्यू टू व्हाट। सबसे पहले अकाउंटिंग की क्वेश्चन याद करो, क्या है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना, यही है ना, कैपिटल इक्वल्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब सोचो कैपिटल कब ज़्यादा शो होगा, या तो आपकी एसेट्स ज़्यादा शो हो रही हो या आपकी लायबिलिटीज़ कम हो रही हो शो, है ना, यही होगा। अब ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। ए बोल रहा था अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, तो ये तो गलत है, अभी हमने बोला एसेट्स आपकी ज़्यादा दिखनी चाहिए। बी बोल रहा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगेन ये गलत है, हमने बोला लायबिलिटी कम दिखनी चाहिए। सी बोल रहा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, सो सी हमारा सही आंसर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 25 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट रिक्वायर सेम अकाउंटिंग मेथड्स टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि एक बार जो अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड SLM या WDV, तो यूज़ उसको हर साल वैसे ही करना है, हर साल वही फॉलो करना है। क्यों, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल हो सके। अगर हर साल मेथड चेंज करते रहे तो प्रॉफिट कभी ज़्यादा कभी कम आएगा, कंपैरिजन भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए एजर्शन आपकी बिल्कुल सही है ना। रीज़न बोल रहा है इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, यही बताया ना मैंने अभी आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो रीज़न भी सही है बिल्कुल, और एजर्शन भी सही है, और वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 26 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो ज़रा एक बार क्विकली रिवाइज करो। नॉमिनल कौन सा था, जिसमें एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स हो। ठीक है, अब देखो ए बोल रहा है रेंट, तो ये तो एक्सपेंस है, ये नॉमिनल है। कमीशन ये भी एक्सपेंस है, इनकम भी हो सकता है, तो ये भी नॉमिनल है। फिर
सैलरी ये भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल है। सही आंसर रहेगा कैश, क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, ये एक हमारी एसेट है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 27 हमें बोल रहा है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कैश से गुड्स खरीदे तो कैश कम और स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, लोन ले रहे हो तो कैश ज़्यादा लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, सो ये सही आंसर रहेगा। अब ज़रा बताओ कंजर्वेटिज्म कौन सा था। ये कहता था कि लॉस को जल्दी रिकग्नाइज कर लो। गोइंग कंसर्न क्या कहता था, बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, यही हमारी अजम्पशन रहेगी। मैचिंग क्या कहता था कि एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है उसी साल की उसी साल में। ठीक है, नाउ 28 बोल रहा है अ चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड विल कॉज व्हाट। अब ज़रा सिचुएशन को समझो। कस्टमर ने चेक दे दिया लेकिन हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ ना, तो क्या होगा कि कैश बुक में हम एंट्री कर देते हैं बैंक कॉलम की डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक को पता ही नहीं है क्योंकि डिपॉजिट तो हुआ ही नहीं है। इसीलिए कैश बुक का बैंक बैलेंस ज़्यादा शो करेगा और पासबुक में एंट्री ही नहीं होगी। तो कौन हायर होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हायर होगा। ठीक है, तो देखो ये कहाँ ऑप्शन नंबर ए, देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक टू बी हायर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक चीज़ आपने ना ट्रिक याद रखनी है कि अगर चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ऐसी सिचुएशन में आपकी कैश बुक हायर रहेगी, और अगर है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पासबुक हायर रहेगी। ठीक है, नाउ 29 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं रेवेन्यू रिकग्निशन इज डन व्हेन रेवेन्यू इज अर्नड, और रीज़न बोल रहा है इट फॉलोज एन अक्रूवल कंसेप्ट। अब ज़रा कंसेप्ट को क्लियरली देखो। रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होती है, जब वो अर्न होती है, नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। जैसे गुड्स अगर क्रेडिट पर बेचे तो पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू अभी रिकग्नाइज होगी। ये कौन से कंसेप्ट की वजह से होता है, ये होता है अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से, है ना। अक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इनकर हुई है या अर्न हुई है, कैश के बेसिस पे नहीं चलो। इसीलिए आपका एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये की एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए अब हम जाते हैं इस टेस्ट पेपर की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30, यह हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मे रिजल्ट इन द अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब अंडर स्टेटमेंट का मतलब कि प्रॉफिट एक्चुअल से कम शो हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आने से क्या होगा कि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो उससे प्रॉफिट आपका ज़्यादा आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओवर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अंडर स्टेटमेंट बोला है, तो ये आपका गलत हो गया। बी बोल रहा है कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंस को आपने एसेट बना दिया, कैपिटलाइज कर दिया आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को। इससे क्या होगा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आना चाहिए था, एक्सपेंस के रूप में आना चाहिए था। अब वो एक्सपेंस के रूप में आएगा ही नहीं क्योंकि आपने उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया है। तो एज अ रिजल्ट आपका एक्सपेंडिचर कम शो हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर कम शो होने की वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगेन ये गलत हो जाएगा सही आंसर में, क्योंकि आपको अंडर स्टेटमेंट पूछा है। डी आपको बोल रहा है नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगेन आपने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस था, डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, डेबिट साइड में आपने खर्चा नहीं लिखा, अगेन आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहा है नॉट रिकॉर्डिंग अक्रूड इनकम। ठीक है, सो आपने अक्रूड इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया, इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की। अब ऐसी सिचुएशन में आपकी इनकम कम हो रही है, तो इनकम कम हो रही है यानी कि क्रेडिट साइड में आपने कम लिखा है,
तो क्रेडिट साइड में कम लिखने की वजह से हमारा डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, तो उस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 30 आप लोगों ने कितना स्कोर किया, सच सच बताना। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा इजी लेवल का था, अब थोड़ा सा इसका एक लेवल और बढ़ा के मैं अगली एक और सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर कर आऊँगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।